हेलो अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉथेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ अवर प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड लिमिटेशन एक्ट 1963 अपने साथ में लेके बैठे हो। ये वीडियो सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है कि आप अपना जल्दी जल्दी लिमिटेशन एक्ट अपना रिवाइज कर सके। तो चलो क्या कहते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि लिमिटेशन एक्ट क्या है और क्यों बनाया गया है और क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें याद रखने के लिए कि हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काम आ सके। देखो, लिमिटेशन एक्ट में सबसे पहले है, जब आप प्रीलिम्स की बात करते हो तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1963। ठीक है, इसमें टोटल 32 सेक्शंस है एंड आर्टिकल्स तो आपको पता ही है इसमें कि आर्टिकल जो हमारे वो बताता है कि क्या क्या टाइम लिमिटेशन पीरियड होगा, वो बताता है। सेक्शन में हमारा बता रखा है कि कैसे हम लिमिटेशन पीरियड्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्ट नंबर क्या है हमारा 36। देखो 63 है तो उल्टा कर दो फिर 36। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगी। 1 जनवरी कि हमारा जो न्यू ईयर के दिन इनैक्ट हुआ 32 सेक्शंस है एंड 36 एक्ट 36 है। ठीक है, अब इसका एक चीज है कि क्या कहते हैं, इसका पर्पस क्या था, लिमिटेशन एक्ट को लाने का पर्पस क्या था। तो दो चीजें हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है, वो है इंटरेस्ट रिपब्लिकाए सिट फिनिस लिटम। अगर मैं इसको गलत बोल रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ तो पार्डन, क्योंकि ये लैटिन मैगजीन से होते हैं तो मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन इतना नहीं आता। तो इंटरेस्ट रिपब्लिकाए उट सिट फिनिस लिटम मतलब कि क्या कहते हैं, स्टेट के इंटरेस्ट की वजह से हमारा ये कहते हैं कि एवरी लिटिगेशन पीरियड शेल कम टू एन एंड। लिटिगेशन पीरियड मतलब खत्म होना चाहिए, किसी को भी अननेसेसरी, किसी को भी हम लोग नहीं चाहते कि लॉ किसी को भी ट्रबल दे या फिर किसी को भी हैरेसमेंट दे। तो फिर हर एक लिटिगेशन जो पीरियड है ताकि वो डिसाइड होना चाहिए कि भाई किसको क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये सारा डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद विजिलेंटेबस नॉन डोरमेंटेबस जूरा सब्रिवियंट। अब ये भी मुझे नहीं पता कि मैं इसको सही कह रही हूँ, बस आप इससे याद रखिएगा विजिलेंटेबस, क्योंकि विजिलेंट इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि लॉ उन्हीं लोगों को हेल्प करता है जो अपने राइट के लिए विजिलेंट होते हैं और एक्टिव होते हैं और अपने राइट्स में स्लीप नहीं करते, मतलब जो अपने लाइफ के राइट के लिए डोमिनेट नहीं होते, जो एक्टिव होते हैं। ठीक है, उनको ही लॉ हेल्प करता है। मतलब यही बात होगी कि गॉड उनको ही हेल्प करता है जो अपनी खुद ही मदद करते हैं। तो सेम बात यही होगी, लॉ उनकी मदद करता है। भाई ये नहीं है कि आप सो रहे थे तो आप फिर उसके बाद इतने साल बाद आ रहे हो कि बोल रहे हो कि अरे ये तो मेरा राइट था। तो दैट्स व्हाट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। ठीक है, तो दो मैक्सिम हो गए। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि इसकी डेफिनेशंस में पहली है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में ए बोलता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन कौन से होंगे? एप्लीकेंट होगा हमारा पेटिशनर होंगे, या एप्लीकेंट जो भी उस सूट से अपना राइट डिराइव कर सकेगा, और पर्सन जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, इसमें तीन चीज हो गई। कौन कौन हो गया? हमारा पेटिशनर हो गया, या फिर कोई पर्सन जो अपना राइट ड्राइव कर रहा है, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा 2B में है जो कि है इंक्लूड्स पेटिशन। ठीक है, आपको एप्लीकेंट याद रखना हमारा पेटिशनर हो गया, या फिर कोई भी पर्सन हो गया जो अपना राइट ड्राइव कर रहा है, या फिर कोई भी स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एप्लीकेंट को, तो वो हो गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारा ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि हमारा 2C में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो हमारा चेक और हुंडी की बात करता है। 2D हमारा बॉन्ड, अ पर्सन हु ऑब्लिजेस हिमसेल्फ टू पे मनी, मतलब जो अपने आपको ऑब्लाइज करना है कि पे मनी। डिफेंडेंट की डेफिनेशन से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप देख लीजिएगा। 2E है, 2D बॉन्ड, 2E आप देख लीजिएगा। 2F ईजमेंट। ईजमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। एक सेकेंड मेरा खोल लेती हूँ, एक सेकेंड आप प्लीज होल्ड करिए। ईजमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा है। हाँ, ईजमेंट है कि कोई भी राइट जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा। ठीक है, एनी राइट विच वॉज नॉट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, राइट विच वॉज नॉट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम ईजमेंट कहते हैं। ठीक है, ये आ सकता है हमारे MCQ में। पूरी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। राइट विच वॉज नॉट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल एंड बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग इन टू अटैच एंड सब्सिस्टेंट अपॉन लैंड ऑफ अनदर। ईजमेंट का राइट
आप अगर हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो यही होता है कि आप किसी लैंड के ऊपर अपना कब्जा मतलब जमा के बैठे हुए हो। अब उसमें क्या कहते हैं, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कोई वर्बल या फिर कोई हमारा इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, पर आपने उस टाइम उस प्रॉपर्टी को इतने टाइम पीरियड के लिए आपने वो करके होल्ड करके रखा है कि आपका राइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो हम उसको ईजमेंट कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो। अगर एक पर्सन जो है वो क्या कहते हैं, जो दूसरा पर्सन है वो उसके इंटाइटल होता है क्या कहते हैं हटाने के लिए, पर वो हटाता नहीं है उस बंदे को अपने, और उसका अब वो क्या होता है, अब उसके पास क्योंकि उस प्रॉपर्टी का जो राइट है, तो अब उससे क्या कहते हैं उस प्रॉफिट से, वो प्रॉपर्टी के सॉइल से वो प्रॉफिट उठा सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ईजमेंट। ठीक है, सेक्शन 2F में हमारा ईजमेंट है, ये आपको याद रखना है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा 2C में, जिसमें हमारा चेक्स और हुंडी होता है। एक बार हम लोग 2E जो मैंने आपको डिफेंडेंट बताया तो उसकी डेफिनेशन है कि जिसको जो भी एनी पर्सन फ्रॉम होम अ डिफेंडेंट ड्राइव हिज लायबिलिटी और टू बी सूड, तो कोई भी अपनी लायबिलिटी डिराइव कर रहा है उससे, पर्सन स्टेट और रिप्रेजेंटेटिव, उसमें भी डिफेंडेंट आते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमारा जैसे है 2J में, 2I में प्लेंटिफ, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कोई भी जो भी अपील और सूट और एप्लीकेशन जो भी आर्टिकल्स में हमारे प्रिस्क्राइब कर रखे हैं शेड्यूल में, ठीक है, उसको हम लोग प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं। Promissory note important हो जाता है। Promissory note any instrument whereby the makers engages an absolute pay and specified some another time limited demand or site। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो क्या कहते हैं पर्सन को एंगेजेस करता है कि पे के लिए प्रॉमिस करता है कि भाई ये टाइम के लिए हम लोग पे कर देंगे, तो उसको हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। प्रॉमिसरी नोट लिमिटेशन एक्ट में 2K में दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, 2K हमारा प्रॉमिसरी नोट होगा और इसमें 2C आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखें तो हमारा प्रॉमिसरी नोट दे रखा है सेक्शन 4 में, याद रखिएगा सेक्शन 4 में हमारा प्रॉमिसरी नोट दे रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, जिसको हम रिवाइज बाद में करेंगे। सेक्शन 3 पे आ जाते हैं, पार्ट 2 ऑफ अवर लिमिटेशन एक्ट, बार ऑफ लिमिटेशन। बार ऑफ लिमिटेशन में क्या क्या है इन ऑर्डिनरी केस, मतलब कौन कौन से केसेस में ये सिंपल बार करता है कि ये बार करता है रेमेडी, नॉट राइट। बार नहीं करता कि रेमेडी है कि अब आप कोर्ट से जाके अब आप कोई भी रेमेडी अवेल नहीं कर सकते, आपने अपना लिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिमिटेशन बार करता है। अगर आप कोई भी ऑर्डिनरी केस में आप कोई भी सूट फाइल कर रहे हो या एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, अपील, ये तीनों पे अप्लाई होता है। एप्लीकेशन, अपील और सूट तीनों चीजों पे अप्लाई होता है हमारा सेक्शन नंबर 3। और यही कहता है कि आप अब इन केसेस में आप नहीं जा सकते कोर्ट अगर आपको लिमिटेशन पीरियड क्रॉस हो गया। ऑर्डिनरी केस में अगर आप कॉपर हो विद एप्लीकेशन, अगर आपको कॉपर की एप्लीकेशन मेड करनी है तो भी नहीं। और अगर कोई भी क्लेम करना है आपको कंपनी का, जैसे बाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, आपको पता ही है इसमें भी आपको अपील का टाइम तो हर DRT और इन सब में दे रखा है, RDB में। तो इन सब में क्या कहता है आपके पास ये है कि आप अब कोर्ट के पास नहीं जा सकते। काउंटर क्लेम और सेट ऑफ का अगर आपको करना है तो उसका लिमिटेशन पीरियड अलग से कैलकुलेट होता है, सेपरेट सूट उसका माना जाता है यहाँ पर, और उसकी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग ही लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करते हैं। इन केस ऑफ काउंटर क्लेम ऑन द डेट विच काउंटर क्लेम इज मेड, जब काउंटर क्लेम होता है वो हम लोग जिस दिन काउंटर क्लेम मेड होगा तो उसी दिन से हम लोग अपना लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इजी है। 2K हमारा प्रॉमिसरी नोट है, 2C हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 2F हमारा ईजमेंट राइट है, आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 3 हमारा लिमिटेशन के बात करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जो हमारे MCQ में पूछा जाए, पर फिर उसके बाद सेक्शन 4 हमारा बात करता है कि क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट, अगर अगर आपका लिमिटेशन पीरियड उस टाइम पीरियड पे चल रहा है कि क्या कहते हैं जब कोर्ट क्लोज होता है तो क्या होगा। अगर आपका लिमिटेशन पीरियड उस टाइम पे एंड हो रहा है, प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो कोर्ट क्लोज है, तो ये होगा कि क्या कहते हैं आपका जो लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट हुआ जाएगा उस दिन से हुआ जाएगा या फिर उस दिन माना जाएगा जब अगले दिन जब कोर्ट रीओपन होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कोर्ट इज क्लोज माना जाएगा जब अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में कभी भी कोर्ट क्लोज हो रहा है तो उसमें कोर्ट क्लोज ही माना जाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात होता है, अगर कोर्ट क्लोज हो रहा है किसी भी आपका लिमिटेशन पीरियड में, चाहे वो स्टार्टिंग में या एंड में, तो अगले दिन जब कोर्ट रीओपन होगा तो वाला टाइम पीरियड कैलकुलेट करा जाएगा, कोर्ट क्लोज वाला टाइम पीरियड नहीं कैलकुलेट करा जाएगा। सेक्शन 5 बात करते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले। सिंपल सा है, आपको पता ही होगा कि कंडोनेशन ऑफ डिले कि अगर कोर्ट को, और इसमें ऑर्डर और अपील की बात कर रहा है, इसमें एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा।
सॉरी इसमें अपील और एप्लीकेशन की बात करता है, सूट की बात नहीं करता। सूट में आप कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं लग सकता है, इसमें अपील और एप्लीकेशन पे ही लगता है ये वाला सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्सटेंशन हमारा किस पे होगा, अपील और एप्लीकेशन पे ही होगा। बाकी सारे एप्लीकेशन एंड सूट पे भी होगा, पर कंडोनेशन ऑफ डिले में आप अपील और एप्लीकेशन पे ही फाइल कर सकते हो। और तब भी जब कंडोन कर सकते हैं कोर्ट, जब आपके पास सफिशिएंट कॉज होगा। आप बताओगे कोर्ट को हमारे पास हाँ सफिशिएंट कॉज है कि क्या कहते हैं, हम कोर्ट को क्या कहते हैं डिले इसलिए मान रहे हैं। बाकी इसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सेक्शन 5 हमारा कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करता है। जब कोर्ट के पास मान जाते हैं कि उसके पास सफिशिएंट कॉज है तो वो अपील और एप्लीकेशन को डिले कर सकता है। पर इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे जजमेंट दे रखे हैं कि जिसमें बताते हैं कि आप सफिशिएंट कॉज कब माना जाता है। तो बहुत सारे चीजें तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसके जजमेंट्स की कैसे कैसे कोर्ट जिन किन चीजों को मानेगा और किन चीजों को नहीं मानेगा सफिशिएंट कॉज। ठीक है, सेक्शन 6 हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है लीगल डिसेबिलिटी की वजह से। लीगल डिसेबिलिटी अगर हमारा ये एमसीक्यू में आ सकता है, क्या क्या होती है, माइनर होता है, इंसेन होता है और इडियट होता है। ठीक है, MII माइनर, इंसेन एंड इडियट हमारा लीगल डिसेबिलिटी होता है। तो फिर अगर हमारा सूट फाइल कर रहा है, सूट फाइल करना और वो पर्सन जो है वो लीगल डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी तो उस दिन से हम लोग सूट फाइल करेंगे, जब भी हमारा शेड्यूल में जितना भी टाइम पीरियड दे रखा है। और अगर हमारा 1 और मोर पर्सन उस सूट में इन्वॉल्व है तो जरूरी नहीं है कि एक पर्सन को डिसेबिलिटी है तो दूसरे पर्सन की हम लोग सूट क्या कहते हैं, ये जो सूट मतलब दूसरे पर्सन के खिलाफ हम लोग सूट नहीं फाइल कर सकते। तो फिर ये बार नहीं करेगा, उनके खिलाफ टाइम पीरियड चलता रहेगा, लिमिटेशन पीरियड। हाँ, जो इडियट, जो हमारा ये माइनर एंड इंसेन और इडियट पर्सन है तो उन लोगों के लिए हमारा पीरियड सीज हो जाएगा। बस सेक्शन 8 में बता रखा है कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है कि वो हमेशा इंसेन है तो उसके लिए हमेशा से नहीं पीरियड बार रहेगा। तो उसके लिए बस मैक्सिमम डिसेबिलिटी का पीरियड दे रखा है इसमें सेक्शन 8 में 3 कि इन दोनों केसेस में जो डिसेबिलिटी मेंशन कर रखी है उसका सिर्फ 3 ईयर्स ही हम लोग क्या कहते हैं 3 ईयर्स ही हम लोग लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन 9 बात करता है वंस अ डिसेबिलिटी अकर्स। अब देखो जैसे आपने सूट फाइल कर लिया, अब जो हमारा है साइकिल चल पड़ी, हमारी लिमिटेशन पीरियड्स का साइकिल चल पड़ी। अब उसके बीच में अगर कोई भी पर्सन को क्या कहते हैं डिसेबिलिटी होती है तो उसमें उसकी वो जो लिमिटेशन पीरियड है सेक्शन 9 कहता है वो हमारा बार नहीं करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 9 भी हमारा इंपॉर्टेंट जाता है। सेक्शन 8 आपको याद रखना, 6, 7 याद रखना है आपको, ये लीगल डिसेबिलिटी के बात करता है, माइनर, इंसेन एंड इडियट। सेक्शन 8 की इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 3 ईयर्स के लिए। और सेक्शन 9 में ये पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्शन में बोला गया है कि वंस लिमिटेशन पीरियड स्टार्टेड इट विल नॉट बी स्टॉप्ड बाय एनी डिसेबिलिटी एंड इनएबिलिटी। तो ये सेक्शन 9 बोलता है हमारा। ठीक है, सेक्शन 10 हमारा बात करते हैं नो लिमिटेशन पीरियड शेल अप्लाई। ये हमारा ट्रस्टी के बारे में है कि कोई भी लिमिटेशन पीरियड अगर कोई ट्रस्टी और रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ है तो फिर उसमें हमारा स्पेसिफिक सूट और प्रॉपर्टी प्रोसीजर, तो उसके ऊपर हमारा लिमिटेशन पीरियड मेंशन मतलब अप्लाई नहीं करता। सेक्शन 11 बात करते हैं सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट की। अगर आउटसाइड हमारा लिमिटेशन पीरियड जो लिमिटेशन एक्ट है ये आउटसाइड टेरिटरीज पे भी एक्सटेंड हो सकता है सेक्शन 11 के अंदर। सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बाहर, जैसे आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी कंपनी बाहर MNCs और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे आउटसाइड ऑफ बिजनेस के लिए ये वाला सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड टेरिटरी विच एक्ट एक्सटेंड्स। इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी लिख रखा है, लगता है इन्होंने अमेंड नहीं कर रखा है। देखो लिखा हुआ है सिंस इंस्टीट्यूटेड इन टेरिटरीज टू विच एक्ट एक्सटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जबकि जम्मू एंड कश्मीर हमारा डीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हटा दिया गया है 2019। तो हमारे ये फॉरेन कंट्रीज पे ही होगा कि इसमें जो फॉरेन कंट्रीज आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट है। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 बोलता है नो रूल ऑफ लिमिटेशन इज फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑफ कोर्स हटा दिया गया है। फॉरेन कंट्री शैल बी अ डिफेंस टू अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन द सेट टेरिटरीज और द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द स्टेट और इन फॉरेन कंट्री अनलेस द रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये इसका भी लिमिटेशन है कि आप जो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप वहां पर लिमिटेशन पीरियड बार कर सकते हो। जब अगर आपका राइट जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेसली उसको हटा दिया है और पार्टीज और डेमोसाइल इन द स्टेट इन द
फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब सच रूल। अब ये देखो, इसमें हम लोग सेक्शन 11 में ये तो बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फिर वो आउटसाइड द टेरिटरीज मतलब फॉरेन कंट्रीज पे अप्लाई हो सकता है। पर अगर आपने क्या कहते हैं 2 एक्सेप्शन से रखे सेक्शन 2 में, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मना कर दिया तो ठीक है, तब भी एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और पार्टी जो है वो अगर डोमिसाइल होगी उस टाइम जब ये रूल प्रिस्क्राइब हुआ है फॉरेन कंट्री की, तो भी आपके पर ये वाला सेक्शन 11 बार है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पार्ट 3 में जो है कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 हमारी बात करता है द डे लिमिटेशन इज स्टार्टेड, कब स्टार्ट होगा। तो जब भी हमारा, मैं इसको छोटा छोटा बता देती हूँ, इसका बहुत बड़ा सेक्शन है, पर जो हमारा इंपॉर्टेंट है बता देती हूँ। लिमिटेशन पीरियड हमारा जब स्टार्ट होगा जब फर्स्ट डे हमारा एक्सक्लूड माना जाएगा। ठीक है, अपील और रिविजन और रिव्यू के टाइम पे हमारा क्या होगा कि क्या कहते हैं जजमेंट, जब भी कौन सा डे एक्सक्लूड होगा। पहला डे जिस दिन हमारा फर्स्ट डे लिमिटेशन जो स्टार्ट होगा वो एक्सक्लूड होगा, कोई भी हमारा सूट और अपील और एप्लीकेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद अपील में और रिवीजन में क्या कर होगा, जिस दिन जजमेंट, जिस सूट का जजमेंट हमने प्रोनाउंस किया, अगर हमें उसमें अपील लेने जाना है तो उस जो जजमेंट डे में प्रोनाउंस हुआ तो वो तो डे एक्सक्लूड होगा, और उसमें जितना टाइम लग सकता है जजमेंट ऑर्डर और डिग्री को मतलब आपके हाथ में आने के लिए, मतलब प्रिंट आउट निकालने में, तो फिर वो भी हमारा अपील रिव्यू और रिवीजन में क्या कहते हैं माइनस होगा, मतलब डिडक्ट हो जाएगा। सेक्शन 13 बात करता है पॉपर की। अब जैसे आप पॉपर हो या फिर आप इंडिजेंट, आपके पास है नहीं, तो आप डायरेक्टली नहीं कोर्ट को बोलोगे कि मैं पॉपर हूँ और इंडिजेंट हूँ, प्लीज मेरा सूट फाइल कर दीजिए। इसमें आपको क्या होगा, आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, कोई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि भाई, और कोर्ट फिर आपको स्क्रूटनाइज करेगा आपकी पूरी एप्लीकेशन को कि आप पॉपर हो, या आप टाइम तो नहीं वेस्ट करने आए हो कोर्ट का, या फिर आप इनके हक तो नहीं मार रहे हो इंडिजेंट पर्सन के। तो वहां पर जितना टाइम उस एप्लीकेशन को फाइल करने में लगेगा और एक्सेप्ट होने में लगेगा, और अगर ये एप्लीकेशन फाइल हुई है हमारे प्रोसेस गुड फेथ में, तो हाँ, तो क्या कहते हैं ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 14 बात करता है प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस इन गुड फेथ इन कोर्ट फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन। अगर प्लेंटिफ जो है वो ड्यू डिलिजेंस और गुड फेथ में कोर्ट में डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, अगर क्या कहते हैं उसने गलत, सेक्शन 14 बात करता है हमारा सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 12 हमारा कंप्यूटेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 बात करता है अगर आपने गलत कोर्ट में फाइल कर दिया, तो प्लेंटिफ ने अगर ड्यू डिलिजेंस से फाइल किया, गुड फेथ में फाइल किया, तब भी इससे कोई गलती होगी जुरिसडिक्शन में, तब भी तो वो हम लोग उसको माफ कर देंगे, वो पीरियड हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और अपील और रिवीजन पे भी अप्लाई होता है। जब आपको वो करना है तो वो अगर आपने गुड फेथ में करा तो वो वाला टाइम आपका कैलकुलेट नहीं होगा, वो जो गलती का टाइम है। ठीक है, प्लेंटिफ को वहां पर माफ कर दिया जाएगा। सेक्शन 15 बात करते हैं कौन कौन सा हमारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। तो देखो, जब हमारा हम लोग सूट फाइल कर रहे हैं, तो अगर हमारा स्टे ऑन एग्जीक्यूशन या अपील फाइल कर रहे हैं, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स लगा हुआ है, आपके पास स्टे लगा हुआ है कि आप नहीं फाइल कर सकते, और आपके ऊपर कोई भी इंजंक्शन इम्पोज हो रहा है कि भाई ये बंदा दोबारा से इतना सूट फाइल नहीं कर सकता, या फिर ये फलाना ठिकाना हम पर सूट फाइल नहीं कर सकता, तो वो पीरियड हमारा स्टे ऑन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग सेक्शन 15 में एक्सक्लूड होगा। फिर अगर कोई भी नोटिस रिक्वायर्ड है, अगर कोई भी आपको सूट फाइल करना है और उसमें नोटिस रिक्वायर्ड है आपका, सेक्शन जो जैसे हमारा नोटिस देना होता है हमारा, आपने देखा ये 80 में, सेक्शन 80 में 2 मंथ्स का नोटिस देना होता है गवर्नमेंट को। तो वहां पर अगर, या फिर आपको सैंक्शन लेना है किसी भी गवर्नमेंट का किसी को भी सूट फाइल करने के लिए, तो वहां पर वो वाला पीरियड भी एक्सक्लूड होगा। अगर आपको रिसीवर अपॉइंट करना है कि कहते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, अगर आपके इंसॉल्वेंट और लिक्विडेटर प्रोविजनल लिक्विडेटर हो गए, तो वहां पर भी सेक्शन 15 में ये टाइम एक्सक्लूड होगा। जैसे हमारा सरफेसी एक्ट और उसमें जब कोर्ट हमारा दे देता है, डिसीजन दे सकता है, तो फिर क्या कहते हैं आईवीसी में, तो फिर यहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर भी एक्सक्लूड होगा। सेक्शन 16 बात करता है डेथ ऑफ द पर्सन हुम द राइट टू सू एक्यूज। अगर पर्सन डेथ हो गया और फिर उसका राइट टू सू एक्यू नहीं हुआ था, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट कब मानी जाएगी, देखो मैं जैसे हूँ, जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मेरी अगर डेथ हो गई और मेरा राइट एक्यू नहीं हुआ, तो फिर क्या कहते हैं मेरा लीगल रिप्रेजेंटेशन आया। अब वो कब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब होगा, जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा और वो जिस दिन कैपेबल हो जाएगा वो सूट अपॉइंट करने के लिए, हमारा उस दिन से हमारा लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट हुआ सेक्शन 16 में। ठीक है, सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। सेक्शन 17 बात करता है कि अगर आपका कोई भी फ्रॉड और मिस्टेक हो गया है तो उसमें क्या होगा। देखो, अगर किसी ने आपका सूट फाइल करने में कोई भी फ्रॉड कराया, अगर राइट टू सू आपका फ्रॉड और कंसीलमेंट से आपको डिले कर रहा है या फाइल करवाया है, या मिस्टेक से आपने अगर आपका राइट टू सू किसी भी मिस्टेक पे बेस्ड हो, या फिर डॉक्यूमेंट फ्रॉडेंटली कंसील्ड हो, तो उन केसेस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब स्टार्ट होगी। तो पीरियड ऑफ, अगर तब तक आपको वो फ्रॉड नोन नहीं होगा तब तक वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगी। सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जब
जिस दिन फ्रॉड का पता होगा तो उसी दिन से आप लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करोगे। हाँ, अब इसमें क्या कहते हैं, इन फेवर ऑफ बोनाफाइड परचेजर होना चाहिए, जजमेंट डेटर ने फोर्स किया हो, तो प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूशन ऑफ डिजीज प्रिवेंट किया हो, तो फिर आपका जिस दिन आपको पता चला तो आपको दिन वो क्या कहते हैं सूट फाइल होगा। सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये वाला सेक्शन 17 हमारा रिलेवेंट है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 3 हो गया जो लिमिटेशन पीरियड को बार करता है। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि कंडोनेशन ऑफ डीले के बाद बताता है। सेक्शन 6, 7, 8, 9 हमारा डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। सेक्शन 8 ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 3 इयर्स तक आप लीगल डिसेबिलिटी को सीज कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 10 की क्या कहते हैं ट्रस्टी वाला भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद 11 फॉरेन कंट्री के ऊपर लिमिटेशन कैसे अप्लाई होगा। सेक्शन 12 कॉम्प्यूटेशंस की बात करी थी कि फर्स्ट डे एक्सक्लूड होगा। सेक्शन 13 हमारा बात की थी क्या कहते हैं अगर पॉपर और इंडिजेंट के बारे में। सेक्शन 14 हमारा रॉन्ग जुरिसडिक्शन के बारे में। सेक्शन 15 हमारा कौन कौन से टाइम एक्सक्लूड होगा। सेक्शन 16 हमारा डेथ के बारे में। सेक्शन 17 हमारा फ्रॉड एंड वो क्या कहते हैं फ्रॉड एंड मिस्टेक के बारे में। सेक्शन 18 बात करता है फैक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। अगर आपका कोई भी आप क्या कहते हैं कोई भी सूट आप एक्नॉलेजमेंट और राइटिंग में दे रहे हो, अगर आपका कोई भी डेटा है या फिर उसमें आप एक्नॉलेजमेंट और राइटिंग में प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस दिन से आप जो एक्नॉलेजमेंट और राइटिंग प्रोवाइड करोगे उस दिन से आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो सेक्शन 18 बात करता है कि क्या होता है आपका अगर आप एक्नॉलेजमेंट और राइटिंग में दे देते हो, जैसे मैं हूँ मेरे खिलाफ कोई भी डेट है, तो फिर क्या कहते हैं मैंने बोल दिया कि मैं इस दिन से मैंने बोला मेरे खिलाफ वो डेट था, वो 3 साल का डेट ड्यू है। ठीक है, वो 3 साल में मुझे पे करना है या फिर 1 साल में पे करना, चलो इतना मान लेते। तो 1 साल पहले मैं बोल देती हूँ क्या कहते हैं 9 महीने में ही बोल देती हूँ कि भाई मैं 1 साल और लगाऊंगी डेट पे करने के लिए, एक्नॉलेजमेंट और राइटिंग दे देती हूँ, तो मेरा वो डेट पीरियड इससे अब 1 साल और बढ़ जाएगा और वहां से स्टार्ट हो जाएगा मेरा लिमिटेशन पीरियड, अगर मैंने एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग दे दिया। सेक्शन 19 बात करता है पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट और लेगेसी बिफोर द कोई भी इंटरेस्ट पे करना है, कोई भी डेट पे, और क्या कहता है अगर उससे एक्सपायरेशन ऑफ टाइम से पहले उसने प्रिस्क्राइब लिमिटेशन पीरियड क्रॉस करने वाला, तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब भी वो इंटरेस्ट एक्टिव होगा तो उसमें हम लोग फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम लोग क्या कहते हैं लगाएंगे। अब सेक्शन 20 बात करते हैं अगर आपने इंटरेस्ट और लेगेसी जो हमारा सेक्शन 19 में बात किया वहां पर आपने राइटिंग में दे दिया, तो फिर पर्सन अगेंस्ट किसको आप राइटिंग में दोगे, पर्सन जो कि क्या कहते हैं अगेंस्ट आपका क्लेम है राइट, या फिर पर्सन जो कि ड्यूटी ऑथराइज बाय द बैंक है, सेम द पेमेंट विद पेमेंट। अब जो पेमेंट देनी है एक सेकंड मैं इसको रीड करके बता दी। कौन एक्नॉलेजमेंट ये जो सेक्शन 19 में है जो एक्नॉलेजमेंट देगा जिससे फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा, तो कौन कौन दे सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस केस में दे सकता है जो भी पर्सन जो कि ऑथराइज हो वर्क ड्यूली इन हिज बिहाफ, तो वो दे सकता है। और अगर डिसेबिलिटी है तो उसका लीगल गार्डियन दे सकता है। कमिटी मैनेजर और एजेंट दे रखा है जो ड्यूली ऑथराइज बाय एजेंट हो, कमिटी और मैनेजर टू साइन द एक्नॉलेजमेंट एंड मेक द पेमेंट दे सकता है, ये लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ये सब पास करेंगे। तो फिर सेक्शन सबसेक्शन 2 बात करते हैं नथिंग इज द सेट सेक्शन रेंडर्स वन और सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स और मॉर्गेजेस चार्जेबल बाय रीजन ऑफ एनी रिटर्न एक्नॉलेजमेंट साइन बाय और पेमेंट मेड बाय द एजेंट और अदर्स। अगर कोई भी जॉइंट और सेवरल कॉन्ट्रैक्टर्स है तो उनके बिहाफ पे नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक पर्सन के सिंगल भी एक पर्सन के बिहाफ में डाल सकता है। ठीक है, सेक्शन 21 बात करता है एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द पार्टीज एंड न्यू प्लेंटिफ। और अगर डिपेंडेंट होगा तो उस दिन से उसका जो लिमिटेशन पीरियड होगा जो न्यूली एडिटेड प्लेंटिफ और डिपेंडेंट होगा तो उसका ओरिजिनल सूट से नहीं होगा काउंट, उसका उसी दिन से होगा जिस दिन वो ऐड हुआ है सूट में। ठीक है, 21 का ये बोलता है। फिर उसके बाद 22 बोलता है कि क्या कहते हैं टॉर्ट्स के बारे में बात करता है। लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होता है जिस दिन वो टॉर्ट अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो जिस दिन वो दोबारा से अगर होगा तो उस दिन से वो फ्रेश लिमिटेशन पीरियड हमेशा कैलकुलेट होता रहेगा। फिर उसके बाद सेक्शन 23 बात करता है सूट फॉर कॉम्पेंसेशन टू एक्ट नॉट एक्शनेबल स्पेशल डैमेज। तो जब भी वो स्पेसिफिक डैमेज अकर्स होगा तो उस दिन से हमारा सूट फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ स्पेशल डैमेज हमारा फाइल होने लग जाएगा। सेक्शन 24 बात करते हैं कंप्यूटेशन किसके बेसिस पे होगा, हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिक डैमेज अगर होगा तो होगा। फिर उसके बाद जब न्यूली पार्टी एडमिट हो जाएगी तो होगा।
सूट में, इसमें कौन कौन ऑथराइज है ये बात करता है। फिर उसके बाद पीरियड जॉइंट सेवरल को हम लोग नहीं ऑथराइज पर्सन का के खिलाफ नहीं ले सकते, एवरी रीच ऑफ ट्रॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। ईजमेंट राइट मैंने आपको बताया ईजमेंट क्या होता है। तो फिर ईजमेंट राइट में हमारा सेक्शन 25 में राइट टू वे, राइट टू लाइट एंड राइट टू एयर, राइट टू डिस्चार्ज ऑफ वाटर दे रखा है। तो इसमें आपका राइट्स जो आपका लिमिटेशन पीरियड ऑलरेडी सेक्शन में प्रोवाइड कर रखा है, 20 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड है जनरली कि आपके पास ईजमेंट का राइट बढ़ जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई 20 साल से ज्यादा रह रहा है तो आपके पास उसके पास ईजमेंट का राइट हो सकता है, और फिर वो वो उसको ही हम लोग कब्जा कहते हैं और उसके पास नहीं है। ऐसे ही राइट टू वे में पता जैसे आपके साइड में कोई वो था, क्या कहते हैं, कोई लॉन है। अब उस लॉन में से सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और 20 साल से वो जा रहे हैं। अब आप एकदम से 20 साल के बाद नहीं बोल सकते कि भाई ये मेरा लॉन है, नहीं जा सकते, क्योंकि बिकॉज पब्लिक का वहां पर राइट टू वे बन गया। तो ईजमेंट राइट इन सारी चीजों पर बन जाता है, वे, लाइट, एयर, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर 30 ईयर्स ईजमेंट ऑफ राइट्स कब होगा, जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, 30 ईयर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा लिमिटेशन एक्ट के हमारा 25 में 26 हमारा रिविजनर और रिमाइंडर मैन की बात करता है, जिसका हमारा है रिविजनर और रिमाइंडर मैन कौन होता है। देखो रिविजनर और रिमाइंडर मैन मैंने आपको एक बार और किसी वीडियो में बताया था, पर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी का दिया है लाइफ इंटरेस्ट किसी को, ठीक है। अब अगर मैं वो मरता है इंसान तो प्रॉपर्टी क्या उसके हेयर्स के पास जाएगी, नहीं ना, मेरे हेयर्स के पास जाएगी। तो वो जो पर्सन है, अगर मैंने किसी के खिलाफ क्या कहते हैं लाइफ इंटरेस्ट किया तो वो रिमाइंडर मैन है, पर अगर मेरे हेयर्स के पास वापस आते हैं तो वो रिविजनर माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो है हमारा 12 ईयर्स और 30 ईयर्स से सेम विद गवर्नमेंट वाला। सेक्शन 30 बात करता है कि क्या कहते हैं लिमिटेशन ऑफ पीरियड ऑफ सूट और एप्लीकेशन अलाउड फाइलिंग 7 ईयर्स एंड 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। अगर आपको सूट और एप्लीकेशन फाइल करना है तो आपका लिमिटेशन पीरियड कितना है, 90 डेज है। हर जगह आपने देखा होगा एप्लीकेशन और 90 डेज होता है, और 7 ईयर्स जो भी अर्लियर है तो ऑफकोर्स 90 डेज अर्लियर होता है, पर कई जगह हम लोग 70 डेज भी करते हैं। अब एक बार हम लोग आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले सूट फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा 3 ईयर्स के लिए है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्जाम्स परस्पेक्टिव। तो 3 ईयर्स के लिए आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी सूट फाइल कर सकते हो, अंडर आर्टिकल 31 में दे रखा है। एप्लीकेशन टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री, तो ये हमारा ऑर्डर 9 रूल 13 और इन सब में भी दे रखा है। तो फिर तो फिर इसमें हमारा 30 डेज है। ये वैसे सीपीसी में भी दे रखा है, पर यहाँ पर आर्टिकल 123 में 30 डेज दे रखा है। फिर हाईकोर्ट सबऑर्डिनेट डिग्री, हाईकोर्ट अगर अपील जाने हाईकोर्ट में जाने सबऑर्डिनेट डिग्री की कोई भी अपील जाने तो 90 डेज में आप जा सकते हो सबऑर्डिनेट कोर्ट में, मतलब जो हमारा जेएमसी वो सेशन कोर्ट है, तो उसकी जो डिग्री है वो हाई कोर्ट में जा सकती है हमारी अपील के लिए 116 में 90 डेज के लिए, ठीक है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट 90 डेज, अपील टू स्पेशल लीव टू इंडिजेंट पर्सन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा 30 डेज है। एप्लीकेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ सूट डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट, तो अगर कोई भी सूट अगर डिफॉल्ट के लिए हो रखी है तो फिर हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर टू और उसमें क्या कहते हैं जो हमारा डिग्री के एक्सेप्शन है कि उसमें डिग्री नहीं मानी जाएगी, तो उसके लिए रिस्टोरेशन के लिए हम 30 डेज के लिए फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल इन एग्जीक्यूशन वाज 60 डेज, एप्लीकेशन टू सब्स्टिट्यूट लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज 90 डेज। इसमें थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है कि अब आपको एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं होती कि अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाता है, फिर भी आप एक बार देख लेना सेक्शन 120, ठीक है। आर्टिकल 1 म्यूचुअल ओपन करंट अकाउंट्स बिटवीन मर्चेंट्स लिमिटेशंस रन्स डेट टू लास्ट एंट्री, ठीक है। फिर उसका सेक्शन आर्टिकल 15 बात करते हैं प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड अगर फिक्स क्रेडिट पे तो उसका डेट ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्स 3 साल में, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपील कर 90 डेज, इंडिजेंट का 30 डेज, एप्लीकेशन फॉर रिसोर्स 30 डेज, ठीक है। अरियर्स फॉर रेंट 3 इयर्स, अरियर ऑफ मेंटेनेंस 3 इयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। द राइट टू रिडीम मॉर्गेज आ गया, हाँ 30 इयर्स, अगर आपको रिडीम करना है मॉर्गेज 30 इयर्स, अगर आपको पेमेंट की बात करनी है तो फिर मॉर्गेज मनी की तो 12 इयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको तो आप मार्क करके रखिए। फ्लोर क्लोजर का भी 30 इयर्स है, देखो रिडीम और फोर क्लोजर का 30 इयर्स है और इन्फोर्समेंट का 12 इयर्स है। रिकवर पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी 12 इयर्स, ये तो अपना आर्टिकल 65 में हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी पढ़ा हुआ था, 12 इयर्स है, ठीक है। सूट बाय गवर्नमेंट पोजेशन प्रॉपर्टी वॉज 30 इयर्स, जब भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की बात आएगी तो वहाँ पर आप 30 इयर्स मार्क करके आइएगा। सूट फॉर पार्टीशन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 12 इयर्स, ठीक है।
फिर उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए 3 इयर्स। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 54, इसका नंबर भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 54 का, कि क्या कहते हैं, सूट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 इयर्स के लिए। रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स। रिव्यू ऑफ द जजमेंट ये इंपॉर्टेंट आ जाता है 30 डेज, ठीक है, 124 में दे रखा है 30 डेज। एप्लीकेशन ऑफ द रिवीजन 90 डेज, 90 डेज में आप रिवीजन पार करोगे। देखो आपको 30 याद रखना है, बाकी आप ये याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ 90, बाकी सब जगह 90 डेज है। देखो 30 डेज हमारा इंडिविजुअल पर्सन में है और सूट ऑफ डिसमिस में है, बाकी और क्या कहते हैं बाकी में 90 डेज है हमारा हर जगह, और यार रिव्यू में भी हमारा 30 डेज है। एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन हमारा 90 डेज। सूट फॉर प्रीएम्पशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1 ईयर तक भी। इक्विटेबल मॉर्गेज में 12 इयर्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसका फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन वो 3 इयर्स। आर्बिट्रल अवार्ड ये तो आर्बिट्रेशन में भी दे रखा है हमारा, ये 30 डेज है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मॉर्गेजी फॉर पोजेशन ऑफ फोरक्लोजर ये 12 इयर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉर्गेज के सारे इंपॉर्टेंट है, कितने साल में पोजीशन के लिए मांग सकते हैं वो 12 इयर्स के लिए। सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट 69 में दे रखा है 3 इयर्स, बिकॉज ये भी हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड है। देखो हमने वहाँ पर पढ़ा था 64 और 65, वहाँ पर 12 इयर्स था, यहाँ पर 69 में हमारा 3 इयर्स है। फॉर कंपेंसेशन ऑफ द टॉर्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा 1 year। लिमिटेशन फॉर अपील ऑफ एससी फ्रॉम डिग्री ऑफ जजमेंट ऑफ एससी 90 डेज। मैंने आपको बोला है लिमिटेशन अपील फ्रॉम एचसी अंडर सीआरपीसी अगेंस्ट इक्विटल लग रहा है 90 डेज। लिमिटेशन सेंटेंस टू डेथ टू एससी वो 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट है। डेथ के बाद आती है 30 डेज, कम टाइम चाहिए ना आपको डेथ के लिए, तो 30 डेज। अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एचसी एंड एससी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज। अपील एप्लीकेशन ऑफ एलआर डेथ वाज 90 डेज। मैंने आपको अभी ये पूरा आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दिया। मॉर्गेज वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, और बाकी पूरा लिमिटेशन एक्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है विद इन 30 मिनट्स में, पूरा कंप्लीट होता है। सेक्शंस वगैरह सब कुछ थोड़ा इजी सा था। कभी हम जब मेंस में पहुंचेंगे तो हम इसके लिए क्या कहते हैं सारे केस लॉ डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये थी हमारा लिमिटेशन एक्ट में 1963, जिसका मैंने आपको पूरा पर्पस और पूरी डेफिनेशंस एंड बिल्कुल एक्ट नंबर और उससे बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। कीप हसलिंग, और अगर कोई भी वीडियो में डिस्टर्बेंस आई हो तो उसके लिए माफी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।